हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुवारू एक बार फिर से मेरे चैनल द जय गुरुदेव स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक हम मान सकते हैं राजनीतिक विचारधारा का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बैकबोन है, यानी कि नींव है। ठीक है, नींव मतलब होता है कि जिस पर राजनीतिक विचारधारा निर्भर होती है, पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, और उस नींव का नाम है संप्रभुता। संप्रभुता का सिद्धांत जो है, संप्रभुता का सिद्धांत जो है, ये मूल रूप से देखा जाए अगर तो, अगर हम देखें संप्रभुता या सॉवरेंटी, संप्रभुता या सॉवरेंटी का जो सिद्धांत है, सॉवरेंटी का जो सिद्धांत है, ये बेसिकली सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जो कि बीए, एमए, 12th, यूजीसी नेट, आईएएस, बीए, एलएलबी के छात्रों के लिए उपयोगी है। बात समझ आ रही है? तो सॉवरेंटी जो है, जो संप्रभुता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सॉवरेंटी ही एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की पावर को, गवर्नमेंट की शक्ति को ही रिफ्लेक्ट करता है। राजनीतिक शक्ति का कैसे संवैधानिक उपयोग हो, वो इस सॉवरेंटी के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, तो सॉवरेंटी या संप्रभुता सिद्धांत जो है, इसका विकास कैसे हुआ, ये सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे इसके अंदर इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। संप्रभुता, संप्रभुता या सॉवरेंटी जो है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी या संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। सीधी सी बात है, सॉवरेंटी इज ए इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। सॉवरेंटी या संप्रभुता जो है, एक अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है, और ये शब्द जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका नाम है सुपरएनस, उससे बना है ये। और सुपरएनस का मतलब होता है सरकार की सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरएनस बोलते हैं। ठीक है ना, और ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका नाम है सुपरएनस। और सुपरएनस का मतलब होता है सुपर पावर ऑफ द गवर्नमेंट, या सरकार की शासन करने की सर्वोच्च शक्ति। तो ये संप्रभुता का एक तरीके से हम मान सकते हैं आधिकारिक ऑफिशियल मीनिंग है, ये इसकी परिभाषा है। मूल रूप से देखा जाए तो संप्रभुता की ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम कि संप्रभुता जो है, जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, ये सिद्धांत जो है, इसके अंदर इसका विकास कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखो, संप्रभुता जो विकास है, इसमें सबसे पहले योगदान तो आपका एक हॉब्स का है, एक आपके जीन बोंदा का है, ठीक है, एक जॉन ऑस्टिन का है। ठीक है, जॉन ऑस्टिन, जीन बोंदा और हॉब्स, इन विचारकों का योगदान है, इन पॉलिटिकल थिंकर्स का योगदान है संप्रभुता सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और हॉब्स जो है, हॉब्स लिए बोल सकते हैं हम लोग निरंकुशतावादी संप्रभुता का समर्थक है ये। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लें कि जीन बोंदा ने, ऑस्टिन ने क्या कहा है। देखो, हॉब्स ने तो कहा है कि राजा होता है ना, राजा वो सर्वोच्च होता है, सुपर होता है वो, क्योंकि इसका मानना है कि एक सामाजिक समझौते के द्वारा, अगर हम राजनीति विज्ञान में राज्य के उत्पत्ति साधन पढ़ते हैं या स्टेट का ओरिजिन का जब थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, समझौते के माध्यम से हुई है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि चूंकि राज्य की उत्पत्ति या स्टेट का ओरिजिन जो है, वो एक समझौते के माध्यम से हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है। इसलिए इसलिए हॉब्स ऐसा मानता है कि राजा को प्रजा ने सब कुछ अधिकार सौंप दिए। जब सब कुछ अधिकार सौंप दिए, तो राजा हो गया सर्वोच्च शक्तिशाली। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं निरंकुश सर्वोच्चता, निरंकुश संप्रभुता। तो हॉब्स जो है, ऐसी संप्रभुता का समर्थक है जो कि निरंकुश होती है। हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या है, लेवियाथन। हॉब्स की बुक का नाम क्या है, लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब होता है बहुत सर्वोच्च बड़ा जीव प्राणी। ठीक है, तो ये जो हॉब्स है, ये जो हॉब्स महोदय हैं,
इनकी बुक का नाम है लेवियाथन। और सामाजिक सामाजिक जो आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी शक्तियां हैं वो सब उसमें निहित होगी। ठीक है। तो जो हॉब्स है वो ऐसी संप्रभुता का समर्थक है जो कि निरंकुश हो। ठीक है। हॉब्स ने अपनी सिद्धांत दे दिया। इसी प्रकार से हॉब्स से मिलता जुलता सिद्धांत है दो विद्वानों का। एक का नाम है जीन बोंदा और एक का नाम है जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन प्लस बोंदा, ये भी हॉब्स से मिलते जुलते विचार है। मूल रूप से देखा जाए इनके इनके विचार ही हॉब्स से मिलते हुए। कैसे? ये दोनों ही अ, निरंकुश संप्रभुता या एकलवादी संप्रभुता, मोनोपोलिस्टिक सॉवरेनिटी के समर्थक है। मतलब संप्रभुता सुपर पावर जो होगी राज्य की, देश की, वो एक या तो एक वर्ग में, एक क्लास में, एक पार्टी में, या फिर एक राजा में। मूल रूप से एक राजा में, एक व्यक्ति में होगी, एक किंग में शक्ति होगी राज्य की। ठीक है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं हॉब्स की विचारधारा से प्रभावित रहे। ठीक है ना। और जैसे कि ऑस्टिन की बुक का नाम है द लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्याय शास्त्र पर व्याख्या, ये इनकी किताब का नाम है। ठीक है। इसमें भी इन्होंने इस विचार का समर्थन किया ऑस्टिन ने। ठीक है। तो बोंदा और ऑस्टिन जो है दोनों, ये दोनों मूल रूप से निरंकुशतावादी संप्रभुता के समर्थक माने जा सकते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर हम देखें संप्रदाय विचार में, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इसके दो प्रकार होते हैं संप्रदाय की। अगर हम बात करें टाइप्स की, अगर हम बात करें संप्रदाय के टाइप्स की, प्रकारों की, तो इसके टू टाइप्स होते हैं मोटा मोटा अगर देखा जाए तो। और ये जो टाइप्स है ये शासन के तरीके के हिसाब से, शासन के तरीके के हिसाब से, या फिर राज्य के प्रकार के हिसाब से, राज्य के प्रकार के हिसाब से है ये। ठीक है ना। एक तो है इसके अंदर आंतरिक संप्रभुता, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल, और एक बाहरी है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल जो है, ये दो प्रकार की क्या है, संप्रभुता बनी गई है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि वो संप्रभुता जिसके अकॉर्डिंग देश अंदर से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे मोदी जी चाहें तो लॉकडाउन कभी भी ला सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये उनकी मर्जी है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। सरकार अंदर से पूर्ण रूप से, इंटरनल रूप से स्वतंत्र होगी, लिबरल होगी। आई बात समझ, आंतरिक रूप से स्वतंत्र होगी सरकार। ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि सरकार जो विदेशी देश है उनसे किस प्रकार के संबंध बनाती है, किस प्रकार के रिलेशंस बनाती है। इट्स कॉल्ड टू एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इसको बोलते हैं हम लोग भारी संप्रभुता। ठीक है ना। भारी संप्रभुता जो है वो मूल रूप से देखा जाए तो, अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान से कैसे रिलेशन बनाएगा, इसमें अमेरिका को दखल नहीं होना चाहिए। इंडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरह से स्वतंत्र है इस मामले में। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ठीक है ना। भारी संप्रभुता, ये तो शासन के या राज्य के प्रकार के हिसाब से हो गया। और कुछ विद्वानों के हिसाब से, अगर तरीके के हिसाब देखा जाए कि भाई संप्रभुता के तरीके जो हैं, या जो संप्रभुता के शासन करने के जो तरीके हैं, उसके हिसाब से जो मॉडर्न रूप से, जो मॉडर्न या आधुनिक रूप से जो प्रकार बताए गए हैं, जो अर्थशास्त्र में भी, जो इकोनॉमिक्स में भी है, एक है मोनोपोलिस्टिक और एक है प्लूरिस्टिक्स। यानी कि एक तो है बहुलवादी और एक है एकलवादी। बहुलवादी और एकलवादी, ये दो प्रकार हैं सॉवरेनिटी के मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग। मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या होता है कि ये जो इसके समर्थक ये मानते हैं कि शासन की सत्ता जो है, जो डोर है, शासन की जो ताकत है, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, या एक ही संस्था के हाथों में होगी। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, या एक ही पार्टी के हाथ में होगी, जैसे कि चाइना में है। जैसे हिटलर के टाइम था, चाइना के हाथ में अभी, क्योंकि चाइना में एक ही आपकी सोशलिस्टिक पार्टी है, किम जोंग किम, नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना। सॉरी। तो ये मोनोपोलिस्टिक का मतलब ये होता है कि वो संप्रभुता जो कि ऐसा मानती है कि एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी के हाथ में शासन होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक या एकलवादी संप्रभुता। और
यह निरंकुशतावादी संप्रभुता कहला सकती है, डिक्टेटर वाली संप्रभुता कहला सकती है, डिक्टेटर वाली सॉवरेंटी कहला सकती है। और इसके सपोर्टर जो है मूल से देखा जाए तो वही बोंदा और ऑस्टिन माने गए, और हॉब्स भी कहीं ना कहीं इसके समर्थक है, हॉब्स। दूसरी अगर हम बात करें प्लूरिस्टिक बहुलवादी, ये बहुलवादी संप्रभुता समर्थक ये कहते हैं, बहुलवादी या प्लूरिस्टिक सॉवरेंटी के सपोर्टर ये कहते हैं कि संप्रभुता या सरकार की जो पावर है वो एक व्यक्ति में नहीं है, बल्कि हर बहुत तरह के संगठनों में, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई है। जैसे कि समाज, सोसाइटी, समाज में भी ये संप्रभुता बटी हुई है। समाज है, सोसाइटी है, धर्म है, धार्मिक संस्था है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, संसद है, कोर्ट है, इन सबको भी सरकार की पावर दे रखी है। जिसको बोलते हैं हम लोग बहुलवादी संप्रभुता, प्लूरिस्टिक सॉवरेंटी बोलते हैं इसको हम लोग। आई बात समझ में? और ये डेमोक्रेटिक है क्योंकि इसमें सब कुछ बांट रखा है, ये लोकतांत्रिक है संप्रभुता, डेमोक्रेटिक कहते हैं इसको। हाँ, इसके सपोर्टर कौन है ये आपको याद रखना है। इसके सपोर्टर है, एक तो है गियर्क, एक है लॉस्की और एक है मेटलैंड। गियर्क, लॉस्की, मेटलैंड जो है बहुलवादी संप्रभुता के या प्लूरिस्टिक संप्रभुता के या प्लूरिस्टिक सॉवरेंटी के सपोर्टर्स हैं। आई बात समझ में? याद रखना आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की कुछ एग्जाम के पूछ लेते हैं कि संप्रभुता के लक्षण क्या है, संप्रभुता की विशेषता क्या है। तो अगर हम देखें कि भाई संप्रभुता के लक्षण क्या है या विशेषता क्या है, इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसके अंदर भी मेन फीचर्स क्या है, तो सिंपल सा है। एक फीचर है संप्रभुता परमानेंट है, स्थायी है। देश की ताकत को, सरकार की ताकत को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये स्थायी है, परमानेंट है, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में सार्वभौमिक कैसे होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसे ही सार्वभौमिक सरकार की पावर सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। नंबर थर्ड, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है रेगुलर है, ठीक है ना, ये निरंतर चलती है, ये संप्रभुता खत्म नहीं होती कभी भी, संप्रभुता कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। और जो ये प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, ऐसे बहुत सारे लक्षण है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से मेन लक्षण है, परमानेंट, यूनिवर्सल, रेगुलर। ये तीन लक्षण मेन मुख्य रूप से माने गए हैं जो कि संप्रभुता के होते हैं। वैसे तो 8 लक्षण, लेकिन 3 मेन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बस समझ में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हमने पढ़ा संप्रभुता के बारे में, सॉवरेंटी के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।